हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है जेके एजुकेशन हब पर। और आज हम गुजर परतियार वंश का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। उसमें हम पढ़ेंगे जालोर के गुजर परतियार वंश। और गुजर परतियार वंश के आगे 2 पार्ट आ चुके हैं, उनको देख लेना। फिर ये तीसरा पार्ट आज हम देखेंगे। इसमें गुजर परतियार वंश को हम आज देखेंगे। ठीक है, गुजर परतियार वंश, जालोर के गुजर परतियार वंश। जालोर के गुजर परतियार वंश से उन्हें ही कनौज उज्जैन और कनौज उज्जैन और कनौज के गुजर परतियार वंश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उज्जैन और कनौज के जालोर वाले शहर में? क्योंकि ये जालोर वाले थे ना, यही धीरे धीरे करके उज्जैन और कनौज पर अधिकार किए थे, इसलिए इनको जालोर, उज्जैन और कनौज के परतियार कहते हैं। गुजर परतियार कहते हैं या परतियार कहते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। तो आगे देखते हैं ये कौन से वंशी थे। रघुवंशी परतियार थे। अब जालोर के परतियारों में सर्वप्रथम आता है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ये 730 से 760 ईस्वी तक शासन किया था इसने। कब तक शासन किया था? नागभट्ट प्रथम आता है, उसने 730 से 760 ईस्वी तक शासन किया था। ये ना नागभट्ट प्रथम ये जालोर, अवंती और कनौज के गुजर परतियारों का संस्थापक। जालोर, अवंती और कनौज के गुजर परतियारों का संस्थापक है। और इसके नाम एक नागावलोक मिलता है, अन्य नाम मिलता है नागावलोक, और इसका दरबार नागावलोक का दरबार भी कहलाता है। ठीक है, इसका अन्य नाम मिलता है नागावलोक, और इसका एक दरबार है वो नागावलोक का दरबार ही कहलाता है। ठीक है, इसने नारायण और मलेच्छों का नाशक कहते हैं। नारायण और मलेच्छों का नाशक, मलेच्छों का नाशक ये कहाँ से पता चलता है? ये चलता है ग्वालियर के प्रशस्ति में लिखा हुआ है, वहां से पता चलता है कि मलेच्छों का नाशक और नारायण का नाशक था। और इन्होंने अरबों पर विजय प्राप्त की थी। अरबी से लोग आए थे उन पर। ये सुलेमान कहता है। कौन कहता है? सुलेमान। अब उसके बाद राष्ट्रकूटों से युद्ध हुआ था इसका। नागभट्ट है ना, उसके समकालीन राष्ट्रकूट शासक था दत्तिद्रुक। कौन था? दत्तिद्रुक था। ठीक है, उसे संघर्ष होता है और नागभट्ट द्वारा भड़ोस पर अधिकार कर लिया जाता है। कहां पर? नागभट्ट द्वारा भड़ोस पर अधिकार कर लिया जाता है दत्तिद्रुक संघर्ष करके। अब उसके बाद आता नागदेवराज। नागभट्ट के बाद ककुस्थ यानी कुकु कहते हैं, बाद में देवराज शासक बनता है। वरा अभिलेख में इसे देल शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। वरा अभिलेख में इसे देल शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ग्वालियर अभिलेख में इसे शक्तिशाली बताया गया है। देवराज को ग्वालियर अभिलेख के अंदर इसे शक्तिशाली बताया गया है। रानी भूमिका देवी से वत्सराज का जन्म होता है। इसकी रानी थी भूमिका देवी, उससे वत्सराज जन्म होता है। और इसने ना शक्तिशाली इसे ग्वालियर में, क्योंकि इसे बाकी सभी शासकों को तितर बितर बिखेर दिया, अलग कर दिया था सबको, इसीलिए इसे शक्तिशाली शासक कहते हैं। ये जानकारी ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि देवराज, सॉरी एक मिनट, अगर क्वेश्चन आ जाए देवराज है उसे शक्तिशाली बताया गया कौन से अभिलेख में? तो ग्वालियर अभिलेख में। क्यों बताया गया? क्योंकि अन्य शासकों को उसने तितर बितर कर दिया था, इसलिए इसे बताया गया है। ठीक है, वत्सराज आता है, ये आता है आपका 783 ईस्वी से 795 ईस्वी तक। ठीक है, त्रिपक्षी संघर्ष था ये। कौन सा? त्रिपक्षी संघर्ष। कनौज पर को प्राप्त करने के लिए एक त्रिपक्षी संघर्ष चला था, कनौज को प्राप्त करने के लिए। इसमें 3 कौन कौन शासक थे देखना आप। एक थे उज्जैन के परतियार, मतलब यही जालोर वाले परतियार। एक बंगाल के पाल वंश, पूर्व में पाल। दक्षिण के मालखेत के राष्ट्रकूट, दक्षिण के राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट, पाल और परतियार तीनों में लगभग 1.5 सदी तक संघर्ष चला था।
1.5 सदी तक, मतलब 150 ईयर्स, 150 साल तक। ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वत्सराज कुदिर प्रत्याहार ने की थी। पालवशी धर्मपाल को पराजित किया था। पाल शासक था धर्मपाल, उसको पराजित किया। राष्ट्रकूट दुरु से हार गया था ये वत्सराज। कनौज पर अधिकार इंदिरा युद्ध को परास्त करके क्या करता है, त्रिपक्षीय संघर्ष की वत्सराज शुरुआत कर देता है और वत्सराज पालवशी धर्मपाल से पराजित होता है को पराजित करता है। धर्मपाल को खुद हरा देता है, लेकिन दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक दुरु से हार जाता है और ये कनौज पर अधिकार करता है इंद्र को परास्त करके। अब कनौज इनके पास आ गया, इसीलिए इन्हें प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसने कितना किया था, त्रिपक्षीय स्टार्ट किया था, कनौज पर अधिकार किया था, इसलिए इसे प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं। जालोर उज्जैन के प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कनौज, उसे इसलिए कहते हैं। ग्वालियर अभिलेख या शिलालेख के अनुसार मध्य राजपूताना पर अधिकांश भंडी जाति को पराजित अधिकार था। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार मध्य राजपूताना पर अधिकार किसका था, वो था भंडी जाति का उसको पराजित कर लिया था। ग्वालियर परिस्थिति के अनुसार यह है कि मध्य राजपूताना है, वहां एक भंडी जाति का अधिकार था, उनको हरा करके वत्सराज ने और मध्य राजपूताना पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। राष्ट्रकूट शासक दुरु द्वारा वत्सराज व धर्मपाल को पराजित करके कनौज पर अधिकार करके इंदिरा युद्ध को हराकर चक्रा युद्ध को शासक बनाया था। राष्ट्रकूट शासक दुरु द्वारा वत्सराज को और धर्मपाल को, पालवशी धर्मपाल को पराजित करता है और कनौज, गंगा यमुना दो आप को कनौज कहते हैं, गंगा और यमुना दो आप पर अधिकार करके इंदिरा युद्ध को हराकर चक्रा युद्ध को शासन बना देता है। मतलब राष्ट्रकूट शासक दुरु था, वो वत्सराज को हराता है, धर्मपाल को हराता है और कनौज का पर अधिकार था उस वक्त वत्सराज का और इंदिरा युद्ध शासक था वहाँ का। इंदिरा युद्ध को हराता है और चक्रा युद्ध को वहाँ शासन बना देता है। कहाँ का, कनौज का शासक बना देता है, ये वापस चला जाता है। फिर ये दुरु वापस अपने दक्षिण भारत में चला जाता है। फिर आता है नागभट्ट द्वितीय। कौन आता है, नागभट्ट द्वितीय। ये 795 से 833 ईस्वी तक शासन करता है। वत्सराज रानी सुंदरी देवी का पुत्र था। नागभट्ट द्वितीय किसका पुत्र था, तो ये वत्सराज और इसकी रानी थी सुंदर देवी, उसका पुत्र था। कनौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाई थी, वापस कनौज जीत लेता है और कनौज राजधानी बनाया था। अब आता है गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट है। गोविंद तृतीय आता है राष्ट्रकूट है। उत्तरी भारत पर आक्रमण करता है गोविंद तृतीय। नागभट्ट सेकंड को पराजित करता है, बंगाल के धर्मपाल को पराजित करता है, वापस अपने राज्य चले जाता है। उत्तर भारत पर आक्रमण करता है गोविंद तृतीय, नागभट्ट सेकंड को पराजित करता है, बंगाल के धर्मपाल को पराजित करता है और वापस अपने राज्य में चला जाता है। उसके बाद आता है कनौज की विजय। गोविंद तृतीय के वापस जाने के बाद कनौज पर आक्रमण करता है और चक्रा युद्ध को पराजित करता है और अधिकार कर लेता है कनौज पर। कौन करता है, नागभट्ट सेकंड। कनौज पर विजय कैसे करता है, गोविंद तृतीय वापस अपने दक्षिण भारत चला जाता है और कनौज पर अधिकार चक्रा युद्ध को पराजित करके करता है और वापस अधिकार अपना, पहले कनौज पर आक्रमण होता है, फिर चक्रा युद्ध हारता है, फिर अपना अधिकार कर लेता है। ये जानकारी ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती, ग्वालियर अभिलेख से। फिर होता है पालों से युद्ध होता है, पाल वंशों से युद्ध। कनौज शासक चक्रा युद्ध धर्मपाल के संरक्षण में शासन कर रहा था। पालों से युद्ध था उस वक्त कनौज शासक था चक्रा युद्ध। ये धर्मपाल के संरक्षण में, पाल वशी धर्मपाल, ये पाल था, इसके संरक्षण में, देख रख में, मतलब इसके अंडर काम कर रहा था।
शासन कर रहा था। चक्रायुद्ध की पराजय की सूचना मिलते ही धर्मपाल ने नागभट्ट सेकंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब पालव युद्ध कैसे होता है? चक्रायुद्ध से युद्ध हारता है नागभट्ट सेकंड से। ये सूचना मिलती है धर्मपाल को, धर्मपाल नागभट्ट सेकंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है। ठीक है, फिर क्या होता है? धर्मपाल जी हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं और बंगाल भाग जाता है, वापस बंगाल चला गया। बंगाल नागभट्ट को परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर कहा गया है। नागभट्ट को परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर कहा गया है। ये जानकारी बेकुला के शिलालेख से मिलती है। नागभट्ट सेकंड को परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर कहा जाता था, ये जानकारी बेकुला के शिलालेख से मिलती है। उसके बाद नागभट्ट गंगा नदी में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। किसके डर से? ये अपने शत्रुओं के लड़ाई से, विशेष तौर से राष्ट्रकूटों से डर करके ये गंगा नदी में कूदता है और अपने जीवन लीला समाप्त कर देता है। रामभद्र कौन था? रामभद्र 833 ईस्वी से 837 ईस्वी तक शासन करता है। अब आता है रामभद्र जो 833 से 836 ईस्वी तक शासन करता है। अत्यधिक निर्बल शासक था, अन्य को सामंत स्वतंत्र हो गए थे इसके काल में। रामभद्र के शासन काल में इसके नागभट्ट के एरिया मतलब शासित प्रदेश में कई सामंत थे, वो स्वतंत्र हो गए थे। उन्हें पता था ये कुछ नहीं कर सकता, बस अत्यंत निर्बल शासक था। तो फिर ये ज़्यादा दिन टिका नहीं। फिर आता है मिहिर भोज प्रथम। कौन आता है? मिहिर भोज प्रथम, मीर भोज। ये आता है 836 से 885 तक शासन करता है, 85 शासन करता है। वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था कौन? मीर भोज। रामभद्र का पुत्र, माता अप्पा देवी थी इसकी। मीर भोज रामभद्र का पुत्र था और माता अप्पा देवी थी। पहला अभिलेख था वराह का अभिलेख, 836 ईस्वी का था और सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख था ग्वालियर प्रसिद्धि। इसमें इसे मीर भोज को आदि वराह कहा गया था। क्या कहा गया था? ग्वालियर प्रसिद्धि में इसे आदि वराह कहा गया था और ये उपाधि है आदि वराह की। ये ग्वालियर प्रसिद्धि की जानकारी मिलती है कि आदि वराह। ठीक है, विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है प्लस स्थायी राजधानी कनौज को स्थापना करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए स्थायी राजधानी कनौज किसने बनाई थी, तो मीर भोज ने बनाई थी। विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है। अब आ जाए राज तरंगिणी कवि कल्हण। मीर भोज की उपाधि से जानकारी, मीर भोज की उपाधि राज तरंगिणी कवि कल्हण ने लिखी थी, उसमें मीर भोज की उपाधि का जानकारी मिलती है। अरबी याति सुलेमान के भारत का सबसे शक्तिशाली शासक मीर भोज को बताया, अरबों का दमन किया था इसने। मुद्रा पर आदि वराह की उपाधि, ठीक है, मुद्रा पर आदि वराह की उपाधि मिलती है। इसके साथ ही इसके चांदी और इसके चांदी चांदी वे तांबे के सिक्के जिन पर श्री मधा दीवराह अंकित है। मुद्रा पर क्वेश्चन आ जाए मीर भोज की मुद्रा पर क्या अंकित था, आदि वराह था उनकी उपाधि मिलती है। और ये किसने दिया जाएगा? चांदी व तांबे के सिक्कों पर क्या अंकित था, वो था श्री मदादीवराह, श्री मदादीवराह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिहिर भोज की राजनीतिक उपलब्धियां। मीर भोज की राजनीतिक उपलब्धियां। मीर भोज का कालिंजर पर अधिकार, पर चंदेल जनशक्ति की हार, जल जम शक्ति, क्या नाम था उसका, इस पे दिखाई नहीं दे रहा, जम शक्ति की हार। ठीक है, चंदेल जय शक्ति है, जम नहीं सॉरी जय शक्ति की हार। अब गुजरात पर आता है, गुजरात किसे? मारवाड़ कहते हैं। मारवाड़ मंडोर पे विशेष तौर से, सेकेंड मंडोर पे। ठीक है, पुनः अपना अधिकार करने के लिए मंडोर के प्रत्यार राजा बाऊ का दमन किया इसने। जोधपुर अभिलेख पर आधारित है ये।
इस समय दक्षिण राजपूताना का चाहमान चौहान वंश भोज के अधीन था। गुजरात गुजरात रा मतलब मंडो मारवाड़, मारवाड़ मंडोर, मंडोर का अधिकार बाउक पर अधिक दमन करता है। और ये जानकारी जोधपुर अभिलेख से मिलती है। इस समय दक्षिण राजपूताना का चौहान वंश या चाहमान वंश भोज यानी भोज के अधीन थी। ठीक है, अब आता है कलचुरी वंश। कहला अभिलेख के अनुसार मिलता है, ये कहला अभिलेख के अनुसार कलचुरी वंश का राजा था गुढ़ा बोधिदेव। गुढ़ाम बोधिदेव था, को भोजदेव ने भूमि प्रदान की थी। और ये भोजदेव मीर भोज कहा जाता है, समझ गए आप। गुइल वंश 400 अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुइल वंश के बारे में 400। गुइल वंश नरेश हर्षराज, कौन था? हर्षराज मीर भोज के अधीन था। हरियाणा 882 ईस्वी में पिहोवा अभिलेख से अनुसार भोजदेव के शासनकाल में कुछ व्यापारियों ने वहां बाजार में घोड़ों का क्रय विक्रय किया था। क्या था? क्रय विक्रय किया था। ठीक है, क्रय विक्रय किया था। इससे मीर भोज, हरियाणा में मीर भोज का शासन था। ये जानकारी मिलती है कहां से? पिहोवा अभिलेख से अनुसार मिलती है। राष्ट्रकूटों से युद्ध, मीर भोज और कृष्ण द्वितीय के बीच युद्ध होता है और इसमें कृष्ण द्वितीय हार जाता है और विजय होती है मीर भोज की। और राष्ट्रकूटों को पराजित करके उज्जैन पर अधिकार कौन करता है? मीर भोज। अब उज्जैन पर आ गया, उज्जैन पर अधिकार कर लेता है। अब आता है पालों से अधिकार युद्ध। पालों से युद्ध होता है। मीर भोज और देवपाल पाल वंशी के बीच युद्ध होता है। मीर भोज और नारायण पाल के बीच, ये देवपाल का उत्तराधिकार इस बीच युद्ध होता है और ये नारायण पाल पराजय हो जाता है और विजय होता है मीर भोज, मतलब पाल वंश को भी हरा देता है। ठीक है, राज्य विस्तार। राज्य विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड तक, पूर्व में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक और काठियावाड़ी तक विस्तृत था। राजपूताना पर अधिकार अधिकांश भाग पर ही सम्मिलित है। इसमें राज्य विस्तार कितना था? हिमालय से लेकर उत्तर में, दक्षिण में बुंदेलखंड तक, पूर्व में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात काठियावाड़ी तक और राजपूताना का अधिकांश भाग भी सम्मिलित था। ठीक है, राज्य त्याग। इस स्कंद पुराण के अनुसार तीर्थ यात्रा करने के लिए राज्यभार अपने पुत्र महेंद्रपाल को देता है और सिंहासन त्याग देता है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? सिंहासन त्याग देता है। अब आता महेंद्रपाल। महेंद्रपाल प्रथम 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, मीर भोज का पुत्र महेंद्रपाल प्रथम मीर भोज का पुत्र था। माता थी चंद्रा भट्टारिका देवी। और महेंद्रपाल प्रथम 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक शासन करता है। राजकवि था राजेश्वर। और ये यहाँ राजेश्वर की जानकारी के अनुसार उपाधियां मिलती है महेंद्रपाल की, वो है रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और निर्भय नरेश। रघुकुल चूड़ामणि राजशेखर ने उपाधि दी थी और निर्भय राज और निर्भय नरेश। एक महेंद्रपाल की उपाधि और मिलती है, वो है परम भट्टारक, परम भागवत, महाराज धीराज, परमेश्वर। परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजा धीराज, परमेश्वर। महेंद्रपाल तक प्रत्यार पाल संघर्ष था, मतलब महेंद्रपाल के शासनकाल तक प्रत्यार और पाल वंश का संघर्ष चल रहा था। ये प्राचीन टाइम चला रहा था, लगभग 150 वर्ष तक चला था। निश्चित रूप से विजय किसने पाई थी? महेंद्रपाल। मगध और बिहार के कुछ प्रदेश इसने हाथ में आ गए। अभिलेख इसके मगध जानकारी कहाँ से मिलती है? अभिलेख से मिलती है, वो राम गया, मगध से मिलते हैं अभिलेख।
गुनेरिया और ईंटखोरी। और बिहार से मिलता है इसका अभिलेख, वो है पहाड़पुर का अभिलेख। महेंद्रपाल के 2 अभिलेख काठियावाड़ के ऊना से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? ऊना से मिलते हैं। इसके अनुसार पश्चिम भारत में बलवर्मा महेंद्रपाल के अधीन शासन करता था। तो पश्चिम भारत में बलवर्मा नाम का शासन था जो महेंद्रपाल के अधीन शासन किया था। राज्य साम्राज्य का विस्तार। बंगाल व बिहार को जीता। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड तक शासन किया। पश्चिम में हरियाणा से लेकर बंगाल और बिहार तक था। बंगाल और बिहार में कभी कभी ज़्यादा टाइम था, थोड़ा टाइम के लिए बंगाल और बिहार में रहता। हरियाणा से लेकर काठियावाड़ था। इसमें शिमोडी अभिलेख के अनुसार जानकारी मिलती है और ग्वालियर प्रदेश भी इसमें साम्राज्य में शामिल था। ग्वालियर भी शामिल था। ठीक है। राजकवि राजेश्वर कर्पूर मंजरी महेंद्रपाल का गुरु था राजेश्वर। राजकवि थे राजेश्वर, इसकी ग्रंथ था कर्पूर मंजरी। महेंद्रपाल का गुरु था, इसकी ग्रंथ है कर्पूर मंजरी। काव्य मीमांसा, विंध्यसाल, बंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हरविलास और भून कोश। महेंद्रपाल का गुरु था, ग्रंथ है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विंध्यसाल, बंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हरविलास और भून कोश। इसके 2 पुत्र था, एक था भोज द्वितीय। इसका उल्लेख एशियाटिक ताम्रपत्र में मिलता है, भोज द्वितीय का उल्लेख। एक था महिपाल प्रथम। ठीक है। अब भोज द्वितीय शासक बनता है 910 ईस्वी से 913 ईस्वी शासन करता, कोई विशेष नहीं था। फिर 910 13 ईस्वी फिर बनता है महिपाल प्रथम, ये शासन करता है 914 से 943 ईस्वी तक। और ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है। और इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में महिपाल के बारे में, प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। महिपाल के बारे फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट लाने दो।